नमस्कार। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल जो टॉपिक्स की एक सीरीज चल रही है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट दैट इज़ विस्कोसिटी, जिसे आप हिंदी में श्यानता भी बोलते हैं, दैट इज़ विस्कोसिटी। तो आप हेडिंग डालेंगे, टॉपिक आपका होगा दैट इज विस्कोसिटी। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में यहीं से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट आएगा और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके डीपर सेक्शन में घुसते जाएंगे। तो विस्कोसिटी के बारे में एक टैगलाइन लिखिए आप कि इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, लिखिएगा इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, it is internal resistance offered by one layer of fluid to another layer. It is internal resistance offered by one layer of fluid to another layer. Important point इसमें है that is internal resistance, एक लेयर की फ्लूइड की एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर पर जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, मूवमेंट का विरोध करती है, उसे ही फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक मान लीजिए सरफेस है, चाहे वो आपका अर्थ ही क्यों न हो, इस पर हमको एक ब्लॉक है हमारे पास, मान लीजिए इसका मास m है, और कोई लड़का अगर इसे खड़ा होकर के इसको इधर की तरफ F फोर्स लगाता है तो इसके अंदर हमने जो इसको पुश करने की टेंडेंसी है वो इस डायरेक्शन में डेवलप की हुई है, इस दिशा में हम लोग इसको भेजना चाहते हैं। लेकिन इस सरफेस की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसकी वजह से ये इस फोर्स का विरोध करता है और वापस इस दिशा में तब तक प्रयास करता है जब तक इसकी हैसियत ये फोर्स क्रॉस नहीं कर जाता है। तो जब ये फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपका 100 न्यूटन का ये फोर्स है और इस रेजिस्टेंस वापस उल्टी दिशा में फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 99.99, इतना न्यूटन तक ये इसका अपोज कर सकता है, यानी इतने न्यूटन तक अगर आप फोर्स इस पर लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले की मैक्सिमम वैल्यू को आप क्रॉस करेंगे, वैसे ही ये ब्लॉक में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। इसके सॉलिड के अंदर चूंकि इस दो सॉलिड के बीच की कहानी है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है एक सॉलिड की सरफेस का दूसरे सॉलिड के सरफेस से, उसी रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन या घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन नाम दिया गया है। लेकिन ये दो सॉलिड के बीच की कहानी है। लेकिन जब आप फ्लूइड के अंदर आते हैं, फ्लूइड का मतलब चाहे लिक्विड चाहे गैस, इन दोनों दो फ्लूइड की लेयर है, एक फ्लूइड की लेयर ऐसे है, इसमें बहुत सी फ्लूइड की लेयर हैं, उसमें से एक लेयर ये, इसके नीचे वाली कोई दूसरी लेयर आप ले लीजिए, दिस इज सेकंड लेयर। इन दोनों लेयर के फ्लूइड की लेयर के बीच में जो एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जिसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी का नाम है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी सॉलिड के अंदर जो काम फ्रिक्शन का होता है, घर्षण का, वही काम फ्लूइड के अंदर कौन करता है, विस्कोसिटी करती है। तो फ्रिक्शन दो सॉलिड के सरफेस के बीच के लगने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है और विस्कोसिटी दो फ्लूइड के लेयर के बीच लगने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे आप विस्कोसिटी बोलते हैं। एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर पर मूवमेंट को अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए
एक लेयर ये है मान लीजिए, दूसरी लेयर ये है, ये लेयर ऊपर आगे बढ़ना चाहती है तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर का विरोध करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश करेगी। इधर मूव करना चाहती है तो ये पीछे की दिशा में एक फोर्स लगाती है, उस रेजिस्टेंस को जो विरोध कर रही है उसी का नाम है दैट इज विस्कोसिटी। क्या नाम इसका? विस्कोसिटी। इसीलिए लिखा गया इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अनदर लेयर। एक लेयर के द्वारा फ्लूइड की दूसरी लेयर पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वही उस फ्लूइड के अंदर क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अब प्रांटल एक्सपेरिमेंट और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बाद सपोज हमारे पास ये एक प्लेट है और एक हमारे पास एक प्लेट और हुआ करती थी दैट इज फिक्स प्लेट। हम लोग पहले भी बेसिक फंडामेंटल क्लास में इसको कवर किए हैं। दिस इज आवर फिक्स प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट का मतलब है इस प्लेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। फिक्स प्लेट होने का मतलब इस प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और ऊपर वाली प्लेट जो है इनके बीच में क्या भरा गया था? आपका लिक्विड भरा गया था इनके बीच में। आप कोई भी फ्लूइड भर सकते हैं इसके बीच में। दिस इज फ्लूइड। आपने दो प्लेट के बीच में फ्लूइड भरा। अब जो आपका ये प्लेट ऊपर वाली थी आपकी, इस ऊपर वाली प्लेट को आपने क्या लगाया था? F फोर्स लगाया था, जिसे शियर फोर्स आपने बोला था। F फोर्स लगा करके इस ऊपर वाली प्लेट को आपने क्या किया था? खींचा था, जिसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी क्या डेवलप हो गई थी? V डेवलप हो गई थी। नीचे वाली प्लेट रेस्ट में है, इसका मतलब है फेस प्लेट फिक्स्ड है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। ऊपर वाली प्लेट को शियर फोर्स F लगाया गया, जिसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है? V है। अब आपने क्या किया था? एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया था, जिसे y डायरेक्शन आप बोल रहे थे, इस डायरेक्शन में, और आपने y बराबर 0 यहां से आपकी कहानी शुरू हुई थी, और ये आपकी एक डिस्टेंस है जिसको फ्लूइड के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। अब आपने फ्लूइड का मोशन देखा था। क्या देखा था? कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर वेलोसिटी फ्लूइड की क्या है? 0 है। V इक्वल टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग में क्या पाया गया था कि जो भी लेयर फ्लूइड की इस सॉलिड सरफेस के संपर्क में आएगी वो तुरंत उस सॉलिड सरफेस को चिपक जाएगी, स्टिक कर जाएगी। स्टिक करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी जो उस फिक्स प्लेट की वेलोसिटी है। अगर ये इससे चिपक गई तो अब इसकी फिक्स प्लेट क्या है? 0 वेलोसिटी चल रही है। इसका मतलब है जो भी फ्लूइड पार्टिकल यहां पे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऊपर वाली लेयर भी फ्लूइड की किससे चिपकेगी? ऊपर वाली प्लेट से। लेकिन चूंकि इस प्लेट की वेलोसिटी क्या है? V, इसलिए जो भी फ्लूइड के पार्टिकल सुपर वाली लेयर पे चिपके होंगे इस प्लेट पर, उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। यानी वही वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू कर देंगे। लेट दिस वेलोसिटी इज V। यानी नीचे वेलोसिटी यहां पर 0 है, ऊपर सबसे मैक्सिमम है। यानी नीचे से ऊपर जाते समय आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां पर वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, यहां वेलोसिटी उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब आप इस बेसिक फंडामेंटल को समझिए कि अगर कोई दो लेयर की बात करें, हम दो लेयर का मोशन देखना चाहते हैं कि दो लेयर फ्लूइड के अंदर कैसे मूव करती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें कई लेयर हैं आपकी, एक साथ इनफाइनाइट लेयर मूव करती हैं। ऐसे किन्हीं दो लेयर को हम उठा लेंगे। मान लीजिए आपकी ये लेयर हमने ले लिया और ये लेयर, इस लेयर को उठा करके हम लोग यहां लाएंगे, जूम कर देंगे। जूम करके यहां पर इसका एनालिसिस करते हैं। अब आप देखिए यहां से आपको ऊपर वाली लेयर एक मिलेगी, एक नीचे वाली लेयर है। तो आप देखिए इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ आपकी, मान लीजिए पूरी डिस्टेंस y थी। लेट दिस पूरी डिस्टेंस कितनी है? y है इनके बीच में। तो इन दोनों लेयर को हम जूम कर रहे हैं इसलिए बड़े पे आपको दिखाएगा। ये देखिए आपके पास अब ये एक लेयर यहां पर है आपकी, एक लेयर ये लेयर है, इनके बीच की ये डिस्टेंस यही डिस्टेंस यहां जूम करके दिखाया गया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए क्या है? डिफरेंशियल अमाउंट है, इसलिए dy हमने मान लिया है। मान लीजिए बहुत कम डिस्टेंस है क्योंकि दो लेयर बीच में से आपने उठाया हुआ है। अब ये लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है और इस लेयर की वेलोसिटी क्या है? कम है, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होगी। तो ऊपर वाली वेलोसिटी से अगर आपसे पूछा जाए, दो आपके पास है ऑप्शन, ये पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है। लेट दिस इज A एंड दिस इज B। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए 2 सेकंड 4 सेकंड में, तो कौन सी लेयर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी?
बी वाली लेयर या ए वाली लेयर, तो आपका जवाब होगा बी वाली लेयर ज्यादा मूव करेगी। उसकी वजह क्या है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो हमको कोई डिफरेंशियल टाइम है हमारे पास, लेट डिफरेंशियल टाइम कितना है, dt। जैसे हमने डिफरेंशियल डिस्टेंस ले लिया दो लेयर के बीच की, कितना dy, ऐसे हमारे पास कितना टाइम है, dt है। अब इस dt टाइम में हमको ये देखना है b वाली कितना दूर चली है और a वाली कितना दूर चली है। तो कितना दूरी आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके इस लेयर की वेलोसिटी मान लीजिए u है, मान लीजिए इस लेयर की वेलोसिटी कितनी है, u। इस लेयर की वेलोसिटी हमने नीचे वाली लेयर की u मान लिया, इसकी वेलोसिटी इस लेयर की वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा होगी क्योंकि वो ऊपर लेयर है आपकी। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है आपकी। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सपोज u प्लस कुछ डिफरेंशियल अमाउंट में क्या हो जाएगा, du। इतना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, दैट इज du। अब आपसे कहा जाए कितना, ये तो वेलोसिटी इनकी हो गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इसमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देना है वेलोसिटी में। इसकी वेलोसिटी u थी, इसमें कितने टाइम है, dt टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। u dt डिस्टेंस इसने dt टाइम में ट्रेवल किया, और इस लेयर ने कितना हो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, u प्लस du इंटू dt। इतनी वेलोसिटी, इतना डिस्टेंस उसने तय किया होगा जो ऊपर वाली लेयर है। अब इसको जरा ओपन करिए इस ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा देखिए, u dt दैट इज u dt प्लस इसको du dt, u dt प्लस du dt। अब आप देखिए u dt इतना है, u dt इतना है, यानी u dt अगर इतना है तो इसके अगर पैरेलल आप देखेंगे तो ये इतना डिस्टेंस यहां पर भी क्या रहा होगा, u dt। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से कितना डिस्टेंस आगे निकल गई, du dt। इतना आपका डिस्टेंस ये आगे निकल आई है ऊपर वाली लेयर से। अगर आप इस बेस लेयर से इसका डिफॉर्मेशन देखिए, यही तो डिफॉर्मेशन है कि नीचे वाली लेयर अभी कम मूव की है, ऊपर वाली से ज्यादा कर गई। कितना आपका ज्यादा गई है, लेट दिस इज डिफॉर्मेशन एंगल, लेट दिस इज d थीटा। क्या है आपका डिफरेंशियल अमाउंट, d थीटा। नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर कितना एंगल मूव कर गई, d थीटा, लेट दिस इज dy। इसे ही दिस डिफॉर्मेशन, इसी डिफॉर्मेशन को आप शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज शियर स्ट्रेन। अगर आप ध्यान से देखें फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, तो अगर आप देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फंडामेंटल में आपने पढ़ा है कि ये आपके पास एक सरफेस है, सपोज आपके पास ये सरफेस था, ऐसे मैकेनिक्स में भी आपने बेसिक फंडामेंटल ये पढ़ा हुआ है। आप देखिए ऐसे ये आपके पास एक सरफेस हुआ करता था और इस पर आप क्या करते थे, लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ये आपके पास E हो जाएगा, F है, G है और H है। तो आपने क्या किया था मैकेनिक्स के अंदर, आप एक सरफेस सेलेक्ट करते थे। मान लीजिए कौन सा सरफेस लिया हमने, टॉप वाला सरफेस लिया। ध्यान से देखो बेटा, कौन सा, E, F, G और H। तो ये वाला सरफेस आपने लिया जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सरफेस आपने लिया। अब आपने एक फोर्स लगाया इसके पैरेलल, तो इस सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स लगा होगा, दैट इज F। जब भी किसी आप सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लगाते हैं, सपोज आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लगाते हैं, घिसते हुए जाता है, उसे आप शियर फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, शियर फोर्स। तो इस सरफेस पर आपका ये फोर्स कैसा फोर्स बन गया, शियर फोर्स। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये नीचे वाला आपका फिक्स होता है। नीचे वाला क्या होता है आपका, फिक्स होता है। अगर ये फिक्स होता है तो ऊपर वाला जो सरफेस होती है प्लेन, ये वाला थोड़ा सा एंगुलर डिफॉर्मेशन में आ जाता है। तो कितना कैसे डिफॉर्म करेगा ये देखिए, ये फाइनली इसकी कंडीशन क्या आएगी, फाइनली ऐसे आ जाएगी, ये यहां चला आएगा, ये वाला पॉइंट यहां चला आएगा, ऐसे ये आपका ऐसे आ जाएगा। और फिर इसको अगर आप मिलाएं तो ऐसे मिला लीजिए ये, और ये वाला पॉइंट आपका कहीं यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और फिर आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। ऐसे आप देखिए ऐसे
ये ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली मिलेगा ये कि आप इस प्लेन की और इसके अपोजिट प्लेन देखिए ध्यान से, इस प्लेन जो ऊपर वाला प्लेन था उसका और ये आपकी जो एक्सिस है आपकी ये वर्टिकल, इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है ये 90 डिग्री। तो आप क्या बोलते थे कि 90 डिग्री से जितना आपका डिफॉर्मेशन हो जाए, ये देखिए दैट इज फाई या डी फाई बोलते थे इसे। यही आपका शियर स्ट्रेन हुआ करता था। क्या होता था? शियर स्ट्रेन होता था। और आप बोलते थे शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। किस लेंथ में? ई, लेट दिस इज ई डैश और ये एफ डैश, चाहे एफ डैश बोलिए चाहे ई डैश बोलिए। तो क्या बोलते थे आप? ऐसे बोलते थे, tan थीटा निकालते थे आप। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार करके यहां अपन यहां कर देते थे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी ई ए। तो क्या करते थे? डी फाई, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू, क्योंकि tan की जो कम वैल्यू होती है tan डी थीटा के बराबर होता है। तो आप डी फाई बराबर क्या लिखते थे? ई डैश दैट इज चेंज इन लेंथ, जो भी आपकी अपॉन ओरिजिनल लेंथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है? ई ए। यही आपकी क्या थी? शियर स्ट्रेन थी। ये क्या था आपका? शियर स्ट्रेन था। ये आपका स्ट्रेन था मटेरियल में था। सेम फिनोमिना अगर आप यहां देखें, यहां आपको मिलेगा। दैट इज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो अगर आपसे कहा जाए अगर शियर स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन है डी फाई, तो अगर आपसे tan डी थीटा निकाला जाए, यहां से तो निकाल सकते हैं आप लोग क्या? tan ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू, tan डी थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज लंब का क्या है आपका ये du dt अपान बटे आधार क्या है आपका? दैट इज dy। और हम ये जानते हैं कि जब डी थीटा, ये डिफॉर्मेशन जब मिनिमम होगा, डी थीटा जब कम होता है, तो tan और sin की वैल्यू टेक्नोमेट्री कहती है कि इफ अगर डी थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर डी थीटा क्या है? बहुत कम है, तो tan और sin की वैल्यू, tan डी थीटा एंड कौन सा? sin डी थीटा किसके बराबर हो जाता है? डी थीटा के बराबर हो जाता है, ओनली डी थीटा के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स है। दैट इज tan डी थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डी थीटा या sin डी थीटा। tan और sin की जो वैल्यू होती है और किसके बराबर हो जाती है? डी थीटा की वैल्यू। तो इससे इक्वेशन को अगर आप देखें, tan डी थीटा इज इक्वल टू du dt अपॉन dy। तो अगर थीटा इज स्मॉल तो क्या करेंगे आप? दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू du dt अपॉन dy। What is this d theta? What is this d theta? This is shear strain. What is this d theta? This is shear strain। यानी ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है? shear strain। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कभी भी shear strain की चर्चा नहीं होगी, हमेशा रेट ऑफ shear strain। किसकी बात करेंगे आप लोग? रेट ऑफ shear strain। इसलिए आपको इस d थीटा के नीचे इस टाइम को लाना पड़ेगा रेट बनाने के लिए। दैट इज d थीटा अपॉन dt is equal to du upon dy। This is the most important finding, that is equation number 1। और ये d theta by dt को क्या बोला गया? शेयर स्ट्रेन है, यहां टाइम लग गया। जब भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट है, कभी फ्लूइड के अंदर शेयर स्ट्रेन वर्ड नहीं यूज होगा, हमेशा स्ट्रेन किसके फॉर्म में होगा? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के फॉर्म में होगा। दैट इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू du अपॉन dy। व्हाट इज du अपॉन dy? एनीथिंग, यहां से जानिए, कोई भी चीज जब y क्या है? लेंथ है। y क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस लेंथ है। कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करती है तो उसे ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो चूंकि वेलोसिटी यहां पर u क्या है? वेलोसिटी है। नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या थी? u थी। तो u वेलोसिटी किससे वेरी कर रही है? डिस्टेंस के हिसाब से। इसलिए du अपॉन dy क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलेगा, दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज रेट ऑफ shear strain is equal to velocity gradient। this is the first objective जो आपको फाइंडिंग में मिलेगा। that is objective।
रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, चाहे आप रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलिए और या वेलोसिटी ग्रेडियंट, गलती से भी आप जो है शियर स्ट्रेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आप सोम में चले जाएंगे। अभी आपको हमेशा रेट लगाना है जब तक एफएम आपके पास है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग धीमे धीमे इसके अंदर और एनालिसिस अभी डिकोड इसको करते हैं। फिलहाल इतना राइट डाउन आप करिए। ओके, तो इस डी थीटा बाई डी टू को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी गलती से शियर स्ट्रेन नहीं बोलेंगे आप। फ्लूइड में कभी भी शियर स्ट्रेन वर्ड ही यूज नहीं होता, हमेशा क्या यूज होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में यहां गलती होती है, दैट इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन बोल देते हैं, गलत हो जाता है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, कंपटीशन में यही वो चेक करना चाहता है बार बार कि रेट वर्ड आप फोकस कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। आप देखिए एंगुलर डिफॉर्मेशन है तो आप इसके बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसलिए इस वर्ड को जानते रहिए, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। चाहे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलिए या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी इस जीटा को शियर स्ट्रेन की जगह शियर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, दैट इज शियर या एंगुलर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। कंपटीशन में नए कई नामों से इसको जानते हैं, इसलिए आप कोई भी नाम आए तो आप टैकल कर जाइए तुरंत। इट इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये न्यूटन्स की फाइंडिंग्स आपको मिली कि न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट में आपको ये मिला कि दैट इज डी थीटा बाई डी टी अपॉन इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये एक फाइंडिंग ये है जिसे हम लोग अब यहाँ लिख लेंगे, दैट इज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। कोई भी चीज आज से याद रखिए बेटा, कोई भी चीज अगर लेंथ के साथ वेरी करे तो आपको क्या लगाना है, ग्रेडियंट। वो ग्रेडियंट है टाइम, अगर टेम्परेचर लेंथ के साथ वेरी करे, जैसे किसी ने आपको कहा कि दिस इज डी टी अपॉन डी वाई, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज टेम्परेचर इज वेरिंग रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसका मतलब है टेम्परेचर ग्रेडियंट है। क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टाइम लेंथ के साथ वेरी कर जाए डिस्टेंस के साथ, इसका मतलब टाइम ग्रेडियंट की बात हो रहा है। कभी भी कोई भी चीज लेंथ के साथ वेरी करे तो उसका आपको वर्ड यूज करना है ग्रेडियंट। क्या यूज होता है, ग्रेडियंट। दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब आइए जरा फाइंडिंग पर। न्यूटन्स की फाइंडिंग्स को एक बार फिर से हम लोग ध्यान से देखेंगे। और फाइंडिंग्स क्या है, न्यूटन ने कहा कि हम डी थीटा बाय शियर स्ट्रेन को लेकर के न्यूटन की फाइंडिंग थी, और वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि शियर, उन्होंने कहा कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ था, शियर स्ट्रेस का मतलब शियर फोर्स पर यूनिट शियर एरिया, ये शियर स्ट्रेस होता है, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। दिस इज शियर फोर्स, एफ शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया बोलते हैं, दैट इज एरिया जो भी उसकी वजह से शेयरिंग वो वजह से होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। तो फोर्स तो उन्होंने लगाया था उस प्लेट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के बारे में उनकी फाइंडिंग क्या थी, उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन शियर स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी। या इसे ही आप बोल सकते हैं, और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि इसके बराबर है डी यू अपॉन डी वाई। ये उनकी फाइंडिंग थी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। चूंकि बराबर हैं दोनों, इसलिए हम लोग ऐसा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। बट उनकी जो स्टेटमेंट में था वो क्या था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। और उनका जो मेन लक्ष्य था वो क्या था, इस प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाना है आपको। अब हटाने के लिए किसी प्रोपोर्शनल साइन को एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि दिस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके हमने जब बराबर लगाया तो एक वर्ड लाया, दैट इज म्यू डी थीटा बाई डी टी। उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को म्यू बोला। ध्यान से रखिएगा, अभी उसने कोई वर्ड विस्कोसिटी का कुछ भी यूज नहीं किया। दिस इज सिंपल ए मैथमेटिकल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है ये, दिस इज मैथमेटिक प्रोपोर्शनल
कांस्टेंट। आप जैसे एक मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू mx आप लिखते हैं, तो m क्या होता है उस वक्त का आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। वैसे ही टाउ इज इक्वल टू लिखना है, इसलिए आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके दैट इज म्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट किया। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है अभी। अब उस फाइंडिंग अब दो और फ्लूइड पर उन्होंने किया अपना एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्लूइड ए लिया और दूसरा फ्लूइड बी लिया, दो फ्लूइड उन्होंने लिया, फ्लूइड ए, दिस इज फ्लूइड नंबर बी। दो फ्लूइड ने लिया न्यूटन ने, और दोनों फ्लूइड को लेकर के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया इसको ध्यान से रखने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा क्या, देखिए ध्यान से, दैट इज म्यू इज इक्वल टू टाउ अपान क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगा आपको, जिसको भी म्यू की वैल्यू जाननी है उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अभी आप लिखेंगे नहीं, केवल आप समझिए, कोशिश करिए। दिस इज फ्लूइड ए एंड दिस इज फ्लूइड बी। अब उन्होंने क्या किया, दो फ्लूइड लिया, कोई दो डिफरेंट फ्लूइड है, सपोज एक मरकरी है दूसरा वाटर ले लिया, उन्होंने कुछ भी ले लिया, टेट्राएथिल क्लोराइड ले लिया, आपका कुछ भी लिया, आपका दो फ्लूइड लिया और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट क्या रखा, उन्होंने कहा कि कांस्टेंट कुछ चीजों को कर दीजिए, जैसे जो इसके ऊपर शेयर फोर्स लगे फ्लूइड ए पर, वही शेयर फोर्स किस पे लगे, बी पर। एफ कांस्टेंट कर दिया उसने। शेयर एरिया जितना ए का लगे उतना ही शेयर एरिया बी का लगे। जब ए और बी का शेयर एरिया भी सेम कर दिया आपने, शेयर फोर्स भी सेम कर दिया, ऑटोमेटिकली शेयर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी टाउ की वैल्यू भी ए और बी के केस में उसने क्या कर दिया, सेम कर दिया। और उन्होंने क्या पाया कि ऐसे उनको जो मिला, दैट इज ये आपको जो उनकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि ऐसे एक मिला आपको और एक आपको ऐसे मिला, यानी दिस इज डी थीटा 1, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज डी थीटा 1, और ये आपका मिला डी थीटा 2। अब देखिए फ्लूइड ए और बी, दो फ्लूइड के ऊपर उन्होंने उतना ही फोर्स लगाया है सब पर। फ्लूइड नंबर ए पर भी उतना ही फोर्स, उतने ही एरिया पर उतना ही शेयर स्ट्रेस डेवलप किया। तो एक लेयर दूसरे लेयर से कितना डिफॉर्म किया, डी थीटा 1। एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, एक लेयर दूसरे लेयर से कितना आगे गई, डी थीटा 1। दूसरे फ्लूइड को देखा उतना ही फोर्स पर, तो एक लेयर दूसरे नंबर से कितना गई, आगे गई डी थीटा 2। आपको देख करके लग रहा होगा कि डी थीटा 2 इज ग्रेटर देन डी थीटा 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो है लेयर, इसकी जो लेयर थी ऊपर वाली, इसके नीचे वाली लेयर पर से ज्यादा खिसकी है, इसीलिए डिफॉर्मेशन ज्यादा है। क्योंकि डिफॉर्मेशन कहां से आया था, ऐसे ही आया था। एक लेयर थी ऐसे आपकी थी, ये आपकी थी, जो लेयर ज्यादा डिफॉर्म कर गई थी ये भी आपका डिफॉर्म की थी, ये भी डिफॉर्म की थी। ये ज्यादा डिफॉर्म कर गए थे तो आपने क्या किया था, ये डी थीटा बना दिया था। तो इसका मतलब अगर जिसके लिए वैल्यू कम है, इसका मतलब उसकी लेयर नीचे वाली लेयर पर कम मूव की होगी, और जिसके लिए वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसकी ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर ज्यादा मूव की होगी। सेम फोर्स लगाया गया है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में ए वाले केस में कम मूव की है क्योंकि डी थीटा क्या है, कम है, और दूसरे बी वाले फ्लूइड में नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, बहुत ज्यादा मूव कर गई है, इसलिए डी थीटा 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फोर्स उतना ही लगाया गया, लेकिन पहले केस में लेयर कम मूव की आगे और दूसरे केस में लेयर ज्यादा मूव की। इसका मतलब यह है कि डी थीटा बाई डी टी, देखिए अगर ए वाले केस में फ्लूइड के लिए इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को देखें, डी थीटा बाई डी टी, बी वाले केस में देखें तो क्या हो जाएगा, टाउ अपान डी थीटा बाई डी टी। दिस इज केस ए, दिस इज केस बी। किसमें ज्यादा है, ये डी थीटा बाई डी टी बी वाले केस में ज्यादा है। शेयर स्ट्रेस दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहां पर भी क्या है, ये कांस्टेंट है। यानी जो भी आपने फोर्स स्ट्रेस डेवलप किया फ्लूइड की लेयर पर वो कांस्टेंट था। सब कुछ इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का किस बात पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के बारे में जानकारी चाहिए हमको कि ये है क्या, तो इसका सब कुछ डिपेंड अब किसके पर गया, इस पर। जब इसकी वैल्यू ज्यादा थी, समझिए ध्यान से, जब डी थीटा बाई डी टी ज्यादा था, अगर डिनोमिनेटर आपका ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर डिनोमिनेटर कम है
तो इसकी वैल्यू ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर डी थीटा बाई डी टी ज्यादा है तो ये वाली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कम है। इसका मतलब ये है कि अगर एक लेयर दूसरे लेयर पर ज्यादा खिसकती है, ज्यादा होने का मतलब क्या है, बी वाली केस में एक लेयर दूसरे लेयर पर ज्यादा खिसक रही है तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है। और इस वाले केस में क्या है, अगर एक लेयर दूसरे लेयर पर कम स्लाइड करती है, खिसकती है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यानी इसकी वैल्यू का ज्यादा होना या कम होना यह तय करता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना खिसकेगी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो लेयर कम खिसक रही है। इसका मतलब यह है कि ये वाली वैल्यू एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर्स पर मूव करने से। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आपका ऊपर जा रहा है, और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कम मूव कर रही है, इसकी वैल्यू कम हुई तो आप ज्यादा मूव कर गए, यानी फ्लो आसान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू का कम होने का मतलब क्या है, ज्यादा मूव करने का मतलब क्या हुआ, आसानी के साथ फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव कर सकती है। यानी इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का कम होने का मतलब फ्लो आसान होता है, इसका ज्यादा होने का मतलब फ्लो डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा लगाता है। लेयर क्यों मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसको वो रोकने वाला होगा। तो इसकी वैल्यू का होना, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का होना ये तय करता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इसीलिए इस वाली वैल्यू को, इसी जो ये आपकी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अभी था, इसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नाम दिया गया। और आप इसके नेचर के बारे में पहले ही एक्सपेरिमेंट से सहमत है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नेचर क्या है, क्या शो करना है कि एक लेयर का दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, या इसे ही कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कौन सी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। जब भी विस्कोसिटी वर्ड यूज होगा याद रखिएगा, हमेशा वो डायनामिक की बात करेगा। विस्कोसिटी का मतलब ही डायनामिक विस्कोसिटी से होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। आप विस्कोसिटी सिंपल बोलिए, डायनामिक विस्कोसिटी एक ही वर्ड है। और इसका क्या काम है, रेजिस्टेंस मापना कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। यही आप पहली डिफिनेशन में लिखे हैं विस्कोसिटी की। इट इज क्या लिखे हैं आप पहली डिफिनेशन में, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अनदर। एक लेयर फ्लूइड की दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है वो ये तय करेगा। इसकी क्वांटिटी को बताता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर, इसकी वैल्यू का कम होने का मतलब क्या है, आसानी के साथ फ्लूइड मूव कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम लगा। इसकी वैल्यू ज्यादा है, फ्लूइड आसानी के साथ मूव नहीं कर रहा है, इसलिए लेयर रुक गई, आगे चलकर डिफॉर्मेशन कम है। इसमें इसकी वैल्यू कम है, इसके लिए डिफॉर्मेशन क्या है, ज्यादा है। आसानी के साथ फ्लूइड की लेयर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसीलिए इसको म्यू को कोफिशिएंट ऑफ, जो अभी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, मेडिकल कांस्टेंट था, उसे अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बोला गया है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। जब भी सिंपल विस्कोसिटी वर्ड यूज करेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा वो डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है म्यू। तो म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पर हम लोग अभी नोट लिख लेंगे। फिलहाल इतना हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग म्यू के बारे में नोट करेंगे। नोट अभी हम लोग लिखेंगे इस पर कि क्या म्यू रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं और इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्म भी बोला जाता है, दैट इज shear stress is directly proportional to rate of shear strain, जो लेटर ऑन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल म्यू के नेचर के बारे में हम लोग इस म्यू के नेचर के बारे में इस एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं और फिर उसके बारे में एक हम लोग नोट लिखते हैं कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये आपका म्यू रिप्रेजेंट करता है। नोट पे आप लिखेंगे म्यू रिप्रेजेंट, म्यू दिस इज म्यू, जिसे आप म्यू भी बोलते हैं। आप लिखिएगा नोट, क्या आपको फाइंडिंग में मिला, दैट इज म्यू रिप्रेजेंट internal resistance
म्यू रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय one layer of fluid to another adjacent layer, one layer of fluid to another adjacent layer, बगल वाली लेयर, adjacent का मतलब, and this is known as coefficient of viscosity, and this is known as coefficient of viscosity और अथवा OR एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, और डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आप बोल सकते हैं, या विस्कोसिटी बोल सकते हैं, या डायनेमिक विस्कोसिटी, तीनों शब्द एक ही के लिए यूज होते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आप यहां से टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी थीटा बाई डी टी फाइंड करते हैं। इसे आप डी थीटा बाई डी टी को किससे रिप्लेस कर सकते हो? डी यू अपॉन डी वाई। तो यहां से एक और भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, ये भी आप लिख सकते हैं। यहीं से इक्वेशन में आप टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई भी ले सकते हैं। म्यू का नेचर क्लियर है। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट से फाइंडिंग में मिला कि जो आपकी ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था म्यू, जो शियर स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से मिला था, इसका एक नेचर ये है कि ये एक लेयर का दूसरे लेयर पर जो मूवमेंट होता है उसको इंटरनल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर पाता है, उसके बारे में ये हमको बता रहा होता है। दैट इज म्यू है, और म्यू भी दो फ्लूइड को लेकर के हमने एक्सपेरिमेंट किया, और अगर इसकी वैल्यू कम है, इस म्यू की वैल्यू कम है, फ्लो आसान होगा, यानी एक लेयर दूसरे लेयर पर आसानी के साथ मूव करेगी। और अगर ये वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है फ्लो आसान नहीं है, एक लेयर डिफिकल्टी के साथ दूसरे लेयर के ऊपर मूव करेगी। अब जो आपको लिखना है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बहुत फेमस लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स का। दैट इज हेडिंग पर आपको होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। Newton's law of viscosity। क्या न्यूटन्स ने बोला? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और आप स्टेटमेंट लिखिए क्या उन्होंने कहा, न्यूटन्स ने, लिखिएगा डबल, आप इन्वर्टेड कामा में आप इसको लिखेंगे। किसी भी चीज़, किसी का स्टेटमेंट हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में स्टार्ट होता है, फिर क्लोज भी होता है। लिखेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear stress is directly proportional to, अब इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। दसों बार गलतियां यहां हुई हैं रेट वर्ड पर। 4 स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव देगा और आपसे यही गलती की आशा करेगा कि आप रेट ध्यान न दें। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन लिख देगा, यहां गलती आपसे हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार इसको कई बार लिख रहा हूं
कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेट वर्ड ध्यान रखिएगा। शेयर स्ट्रेन हमेशा आपको मिलेगा हर ऑप्शन में। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कभी भी शेयर स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्योंकि फ्लूइड में शेयर स्ट्रेन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमेशा किसकी होती है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये है न्यूटन्स लॉ, क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यानी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टाउ इज इक्वल टू, और इसी प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लाया गया था, म्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बाद टाउ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और डी यू अपॉन डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सिंस डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर, दैट इज डी यू अपॉन डी वाई के बराबर, इसलिए शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। एंड दिस इक्वेशन इंपॉर्टेंट, और भी एक पॉइंट है आपको लिखना, अभी बंद कर, स्टॉप राइटिंग, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, इसको आप बोलते हैं इक्वेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड, न्यूटोनियन इसका नाम है, स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, से स्ट्रेन नहीं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को जो फॉलो करते हैं वैसे फ्लूइड को आप न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इसलिए जो इक्वेशन है ये किस फ्लूइड के लिए है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए नहीं है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, दैट इज शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन स्पेशली फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। द इक्वेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, इक्वेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड वहीं नीचे आप लिख लेंगे फ्लूइड विच ओबेज obey the Newton's law of viscosity is known as न्यूटोनियन फ्लूइड। जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, उसकी इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, वो सभी कौन से होंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे आपके। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है, एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बन गया है, इसके स्टेटमेंट से ही रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या आपको मैथमेटिकली आपको इस फॉर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जेई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के छोटे ऑप्शंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए ये आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ मिलेगी मैथमेटिकली कि ये इक्वेशन जो है ये y इज इक्वल टू एम एक्स का रूप है। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y बराबर एम एक्स। इसकी सिमिलर इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम डी यू अपॉन डी वाई या डी थीटा बाई डी टी, जहाँ टाउ की जगह पर y एक्सिस पर यहाँ पर y था, दैट इज टाउ, यहाँ x के डी थीटा बाई डी टी, और m की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, m क्या था, कांस्टेंट था, y वाज प्रोपोर्शनल टू x, उस प्रोपोर्शनलिटी के लिए m स्लोप हुआ करता था, tan थीटा जिसे बोलते थे आप, दैट इज
दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से आप देखें टाउ है ये आपका, और ये डी थीटा बाई डी टी है, तो आपका ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आपका, एंड दिस एंगल इज थीटा, और आप ये जानते हैं कि ये m बराबर tan थीटा था जो एक कांस्टेंट हुआ करता था। तो हमें जो जानना है वो क्या है, मैथमेटिक्स अपनी जगह है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कौन से फ्लूइड के लिए ग्राफ बनेगा? न्यूटोनियन के लिए। किसके लिए? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ है। दिस ग्राफ इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस थीटा इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये थीटा है क्या है? m बराबर tan थीटा। तो यहां से m मिला आपको, ये m है मैथमेटिकली, लेकिन यहां पर क्या है? म्यू। म्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है। ये ऑब्जेक्टिव है। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी नहीं कर सकती है। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड म्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। क्या है ये? म्यू कांस्टेंट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए इस फ्लूइड के लिए म्यू जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? फ्लूइड की। हमेशा विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा विस्कोसिटी हर फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या है? प्रॉपर्टी है, क्योंकि म्यू क्या है? कांस्टेंट है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी किसी और चीज पर डिपेंड करती है, इसलिए वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो याद रखिए इस चीज को। पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए है डिफिकल्ट पर अगर बना, पहला ऑब्जेक्टिव यहां पर बनेगा क्या? कि म्यू इज कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव अगर टफ बना कहीं पर भी, अभी तक फ्रेश है ऑब्जेक्टिव आया नहीं है, म्यू इज कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। याद रखिएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए म्यू कांस्टेंट होता है हमेशा, हमेशा म्यू कांस्टेंट होगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। एंड विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी, ध्यान समझिएगा, इज प्रॉपर्टी ओनली फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। मैं जनरलाइज कर रहा हूं न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन कंपैरिजन को लेकर के। तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी किसके लिए होगी? जैसे आप विस्कोसिटी को प्रॉपर्टी समझते आए हैं, विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। नहीं, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है लेकिन किस फ्लूइड की? न्यूटोनियन। अगर यहीं पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आ जाएगा तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। तो विस्कोसिटी इज नॉट प्रॉपर्टी फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ओनली फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। जब भी विस्कोसिटी की चर्चा हो कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। हमेशा याद रखिए, छोटी चीजें हैं ये, बट ये अभी कंपटीशन से दूर रही हैं, इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो कि कभी भी आ सकता है, टैकल करना है आपको। म्यू इज कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। स्लोप आपको क्या दिखाता है? विस्कोसिटी बताता है। m बराबर tan थीटा, और m की जगह यहां पर म्यू है। तो याद रखिएगा इसका जो स्लोप है, ऑलवेज स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप रिप्रेजेंट म्यू। तो कभी भी आपको स्लोप की बात, स्लोप दे करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आपको बताना पड़ सकता है कि किसके लिए है ये। तो अभी एक क्वेश्चन इस पे हम करेंगे, दैट इज स्लोप रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी म्यू। किस फ्लूइड की बेटा? न्यूटोनियन फ्लूइड की, क्योंकि ये टाउ बराबर म्यू टाइम डी यू अपॉन डी वाई डी थीटा बाई डी टी किसके लिए है? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, जिसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो हो रही है। तो स्लोप हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्या? म्यू की वैल्यू को, दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है। तो एक तो न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में आपने जाना कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अब जरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कौन सा फ्लूइड है ये। दैट इज एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी। एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मरकरी
ऑयल्स, जितने तेल है, ये सभी किसका है? सब न्यूटोनियन फ्लूइड है, सब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास इतना मिनिमम, खास करके एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक, और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल में, क्योंकि कुछ के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तीनों आपके दैनिक जीवन में यूज हो रहा है। मरकरी आपका मैग्नेटिक फ्लूइड है, और जो भी ऑयल्स आप यूज करते हैं, ये सभी किसका पार्ट है बेटा? न्यूटोनियन फ्लूइड का पार्ट है। दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? विस्कोसिटी। जितना विस्कस होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं। केवल आपको एक ग्राफ में दे रहा हूं, यू हैव टू गिव आंसर टू दैट ग्राफ, कि कैसे किसी फ्लूइड के बारे में आप जानकारी देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आपकी समझ कैसे चेक करता है। ध्यान देखिए, कंपटीशन, दिस इज टाउ, दिस इज डी थीटा बाई डी टी, वो आपको ऐसे दे दिया और आपसे खींचेगा वो 3 इक्वेशन। ए, बी, सी, आपको 3 दे दिया ऐसे का, स्ट्रेट लाइन खींच करके, और उसने कहा एयर, वाटर, ऑयल, 3 आपके पास ऑप्शन दे दिया। अब आपको यह बताना है कि कौन किसके लिए है, जबकि कोई डाटा नहीं आपके पास है, फिर भी आपको बताने में, क्योंकि ये एयर, वाटर, ऑयल न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो ये इक्वेशन भी आपको, स्ट्रेट लाइन आपको ये ग्राफ भी दिख रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है। अब आपको ये बताना है कि एयर है कि वाटर है कि ऑयल है। आपके पास 3 ग्राफ है, 3 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन किसके लिए है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, कि पहला एयर है या दूसरा वाटर है, तीसरा ऑयल है, या पहला वाटर है ऑयल है, ये आपको चेक करना है। तो क्या करना चाहिए हमको? हमको स्लोप चेक करना है। क्या चेक करना है? स्लोप चेक करना है। स्लोप का मतलब है आप इस एंगल को चेक करिए, क्योंकि यही एंगल m बराबर tan थीटा था, यही म्यू रिप्रेजेंट कर रहा था। तो विस्कोसिटी है, तो हमको बाय कॉमन सेंस पता है। बताइए सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? ऑयल की। सबसे, उसके बाद उससे कम वाटर की, और सबसे कम किसकी होगी? एयर की, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है। तो एयर सबसे कम विस्कोसिटी है, सबसे कम स्लोप किसका होगा? एयर का। जिसका सबसे कम विस्कोसिटी, इसका मतलब उसका स्लोप सबसे कम, यानी सबसे कम स्लोप ये थीटा दिखाएगा, स्लोप ये होता है। दूसरे का स्लोप ये है, तीसरे का स्लोप ये है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सी का। और सबसे ज्यादा स्लोप का मतलब सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है? ऑयल की। यानी सी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑयल के लिए। बी किसके लिए होगा? वाटर के लिए। और ए किसके लिए होगा? एयर के लिए। कुछ नहीं देगा आपको, दैट इज थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी। आपसे कुछ नहीं देगा, और सिंपल सा एक ग्राफ खींच करके आपसे ये चेक करने की कोशिश करेगा फंडामेंटल में आप हैं कहाँ। क्या केवल आप टाउ इजकल टू म्यू टाइम डी थीटा बाई डी टी पढ़ रहे हैं? अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो कभी टैकल नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि थीटा भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू, यही दिखाता है म्यू। अगर आप ऐसे ही सोच करके बिना किसी डाटा को आप बता सकते हैं ये किसका ग्राफ रहा होगा। कोई दूसरा देता है तो उसके बारे में अगर आपकी समझ है, वो हमेशा कॉमन क्वेश्चन देता है। जैसे आप इनकी बारे में पता है आपको कि एयर कम विस्कस होता है, वाटर उससे ज़्यादा होता है, और ऑयल जो होते हैं और ज़्यादा विस्कस होते हैं। इसीलिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको यूज किया जाता है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड कर सके इंजन के अंदर। तो ये ग्राफ आपको देगा, और आपसे ये ग्राफ खींचने के बाद आपसे ये सवाल पूछेगा। एक सवाल और आपसे है, वो ये है, कभी भी कोई ग्राफ इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब भी बनता है, उसकी शुरुआत ओरिजिन से होती है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से होती है, जबकि ओरिजिन पर शेयर स्ट्रेस भी 0 होता है और डिफॉर्मेशन भी क्या होता है? 0 होता है। लेकिन फ्लूइड के अंदर, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में आप विस्कोसिटी की चर्चा कब होगी? जब एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव करेगी। अदरवाइज विस्कोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब मूव ही नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस किस बात का? आप अगर फोर्स ही नहीं लगाएंगे ब्लॉक पर तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? लगेगा ही नहीं। शांति से आप ब्लॉक रखे रहिए, क्या फ्रिक्शन है? लेकिन वो महसूस तभी होगा जब उसको आप पुश करेंगे। तो अगर आप एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव नहीं करेगी तो फिर आपका विस्कोसिटी की कोई चर्चा नहीं होती। इस ग्राफ को टेक्निकली 0 से शुरू नहीं होना चाहिए। आपको शुरू कहां से करना चाहिए? यहां से, ताकि आपको कुछ वैल्यू मिल जाए, मतलब 0 से थोड़ा ऊपर से, ताकि शेयर स्ट्रेस मिलेगा
तो आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि फोर्स लगाते ही मूव कर जाता है फ्लूइड। लेकिन जब फोर्स नहीं है फिर भी आप इस ग्राफ को ड्रा किए हैं जीरो पर ला करके, सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है जिस पे इनफाइनाइटली स्मॉल भी शियर फोर्स लग जाए तो फ्लूइड मूव कर जाता है। उस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस ग्राफ को मजबूरी बस कहां से शुरू करना पड़ता है, ओरिजिन शुरू करना पड़ता है। जबकि कहानी है कि इसका ओरिजिन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पे टाउ जीरो है शियर फोर्स, और जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, तो विस्कोसिटी की चर्चा नहीं होगी। तो आपको टेक्निकली कुछ पॉइंट जीरो से ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ग्राफ को जीरो से शुरू किया जाता है इस बात को बताने के लिए कि इनफाइनाइटली स्मॉल भी अगर आपका शियर फोर्स डेवलप हुआ, ये सोच के थिंकिंग के लिए, तो आपका फ्लूइड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये डिफिनीशन है फंडामेंटल। इसी फंडामेंटल डिफिनीशन को सेट करने के लिए इस ग्राफ को जीरो से शुरू किया जाता है, अदरवाइज इस ग्राफ का जीरो से सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो से ग्राफ क्यों शुरू किया जाता है, जबकि जीरो पर ग्राफ देखेंगे शियर फोर्स नहीं है, फ्लूइड रेस्ट में है। फ्लूइड रेस्ट में है तो विस्कोसिटी की चर्चा नहीं कर सकते जब तक लेयर मूव नहीं करेगी। इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, जीरो से ऊपर, लेकिन फिर भी जीरो से शुरू किया जाता है, इसलिए कि आप ये समझ सकें कि इतनी इंपॉर्टेंस है फ्लूइड के अंदर उस फोर्स की कि इनफाइनाइटली स्मॉल भी होगा तो क्या कर जाएगा, फ्लूइड मूव कर जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो एक नोट करिएगा मेरी तरफ से, दैट इज नोट this graph start from origin this graph start from origin this graph start from origin only to show even at infinitely small shear force, even at infinitely small shear force, fluid will move or deform. Fluid will move. Infinitely small shear force भी हो जाए तो फ्लूइड क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की डिफिनीशन है, याद रखिएगा। कि इतना जोर इसीलिए दिया जा रहा है कि फ्लूइड की डिफिनीशन को समझिए कि फ्लूइड कभी भी स्ट्रेस को रजिस्ट ही नहीं कर पाता है। इनफाइनाइटली स्मॉल भी होगा तो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और ये पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स का आधार है कि इसी ग्राफ को जीरो से क्यों शुरू किया जाता है, जबकि ग्राफ का जीरो पे कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस महत्व को समझिए कि जीरो मिला देने का मतलब है कि इनफाइनाइटली स्मॉल की बात कर रहा है, थोड़ा सा भी होगा तो क्या कर जाएगा, फ्लूइड मूव कर जाएगा। ये सेंस, ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। फ्लूइड अगर है आपके पास, तो कुछ ऐसे फ्लूइड हैं जिसमें खूब फोर्स लगाते रहिए मूव नहीं करते, उनको फ्लूइड की कैटेगरी में रख ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो डिफिनीशन है ये बता रही है जीरो से इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा भी फोर्स लग जाएगा, फ्लूइड क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो वैसे फ्लूइड को अभी हम उस कैटेगरी से हटाएंगे। अब आइए हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी